दीन मुक़द्दस इस्लाम का ये एक असूल है कि अगर किसी ने कोई दावा किया, कोई बयान दिया और उस दावे को, उस बयान को अगर जुटलाए या नहीं जा सकता, तो वो बयान, वो दावा जो है वो फिर सच्चा माना जाएगा। जैसा कि मैंने बेशुमार मौक़ों पर जो है पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे पहले इस बात को वाज़े तौर पर जो है वो बयान किया कि पाकिस्तान 1947 में जब बना है, उस वक्त यानी 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक जिसके तसल्लुत में है वो कादियानी जमात है। कोई पूरे पाकिस्तान में एक मजहबी शख्स मेरे इस दावे को झुटला नहीं सकता। एक सहाफ़ी, एक दानश्वर, एक हिस्टोरियन, कोई आदमी मेरे इस दावे को नहीं। और मेरा ये दावा आज का नहीं है, कम से कम 6-7 बरस पहले मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इसको खोल खोल कर बयान किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत मेरे इस दावे को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ओके, मैंने कहा कि फलां जनरल, मसलन जनरल ज़ियाउल हक, कादियानी बाय बर्थ था और टिल डेथ ही रिमेन कादियानी। ओके, उसकी औलाद कादियानी, उसका वालिद कादियानी, उसका दादा कादियानी, बल्कि उसके दादे ने ही मिर्ज़ा कादियानी की बैत की थी, और उसके दामाद, उसकी बहू, जो भी पूरा खानदान कादियानी। और पाकिस्तान में और मैंने मुकम्मल उसके सबूत दिए हैं जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई आए जुर्रत करे। और कितनी बेशर्मी है और कितनी मुनाफकत है, कितनी यानी डिटाई है कि आज भी मेरी सारे सबूतों को देखकर, मेरी तमाम चीज़ों को जानकर कि इस शख्स ने जनरल ज़िया के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, या और भी मुतअद्दिद अफराद जो पाकिस्तान की सियासत के सरकर्दा नाम हैं, उनका मैंने बताया, नॉट ओनली सियासत लेकिन पाकिस्तान के इदारों के मालिक हैं, तो उनका मैंने कादियानी होना बताया, और किसी ने आज तक जुर्रत नहीं की कि मेरे इस दावे को झूठ साबित कर सके। तो कादियानी तसल्लुत रियासत है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। और ये मेरा मोहब्बत वतनी का तकाजा था, यह मेरी दीन से मोहब्बत का तकाजा था कि मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े नक्स की निशानदेही की। ये और बात है कि मेरी मुखालफत हर तबका भी करने की है, लेकिन मेरी बातों को रद्द नहीं कर सके। भाई यही कहते हैं कि जी ये जो है सबको गालियां देता है, अपने अलावा किसी को मुसलमान नहीं, अपने और भुट्टो के अलावा किसी को मुसलमान नहीं समझता। हालांकि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भुट्टो और मैं ही गैर कादियानी और बाकी सारे कादियानी, नो, नॉट एट ऑल। ये एक इल्ज़ाम है। यहाँ तक तो कहते हैं कि ये शख्स हर एक को कादियानी अरे भाई, मैंने जो दावे दिए हैं, जो प्रूफ दिए हैं, उनको गलत साबित करो, माचो दो। ये दीन का तकाजा है। जिस दीन के ऊपर आप बड़ी बातें करते हैं कि जी हम पक्के मुसलमान हैं, हम जनाब रियासत मदीना बनाने वाले के सपोर्टर हैं, हम जनाब फ़ाते अफ़गानिस्तान जनरल हमीद गुल और जनरल ज़ियाउल हक जैसे कादियानियों के सपोर्टर हैं, ये वो। अरे ये तुम ज़ुबानी जमा खर्च करते हो, मैंने सबूत दिए हैं, ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। लिबरल वगैरह की तो बात ही छोड़ दो, उनको तो मैं क्रश किया है मैंने, उनको माचोदों को। वो गांडू झूठ बोलते हैं, हरामी कुत्ते। और इसी तरह मौलवी भी झूठ बोलते हैं, इसी तरह। तो बात क्या है, अवाम से मैं बताता हूँ, जब मेरी सारी कोई किसी ने मेरी एक दावे को चैलेंज नहीं किया, बरसों हो गए, ओके, तो अवाम तो कम से कम सुने। मैं जिसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये गुमराह होने से बचें,
یہ دوست اور دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں، لیکن ٹاس سے ماس کوئی نہیں ہو رہا۔ میں ایسی صورتحال کو جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بے حسی ہے، قومی بے حسی ہے، اس کے پیچھے لمبی کہانی ہے۔ خاص طور پر ضیاء الحق قادیانی کے دور حکومت میں مکمل طور پہ جو ہے دین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی گئی، فرقہ واریت کو لایا گیا، اور اسلام کو جگ ہسائی کا مذہب ثابت کرنے کے لیے معلوم نہیں اس نے کیا کیا گند گولی۔ اور آج یہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ قادیانیت کو ہی درست اسلام مانا جائے۔ سنی شیعہ اختلاف شروع کروا دیا گیا، وہابی سنی اختلاف شروع کروا دیا گیا، اور اس سلسلے میں تاریخ گواہ ہے، یار میں کوئی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہا، ہزاروں لاکھوں جو ہے لوگ فرقہ وارانہ فسادات کی جنگ میں جو ہے وہ مارے گئے، اور اندر خانی سارا ایڈوانٹیج جو ہے وہ قادیانی جماعت کو ملا۔ یہ وجہ تھی جنرل ضیاء نے منصوبے کے مطابق جو ہے پاکستان کے اندر مختلف فرقوں کی جنگ کروا دی۔ وہ سنیوں نے شیعہ کافر، شیعہ نے ان کو کافر، وہابیوں کو کافر، اور یہ یعنی یہ ایک وہ سرکل چل گیا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، یہ مولوی حرام زادے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تہمت اور کیا فتوے لگاتے رہے، اندر خانی پاکستان کے اندر قادیانیت کو بھرپور توانا کیا گیا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ جس دن ملا عمر گانڈو کی جب وہ آئی حکومت، تو the first thing he did، اس نے پاکستان کے وہ لوگ جو شیعہ مخالف تھے ان کو پاکستان میں، ان کو افغانستان میں ٹریننگ بیسز دی، ان کو پیسہ سارا وہاں سے ملتا تھا انڈیا سے، اور وہ جناب انہوں نے بے شمار کلنگ شروع کر دی پاکستان کے اندر، اور قادیانیت کا نام تک نہیں لیا گیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ قادیانیوں کو وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ مجھے یاد ہے 70 کی دہائی میں جب مذہبی طور پہ بحث ہوتی تھی تو سب سے پہلے ٹارگٹ قادیانیوں کو کیا جاتا تھا، جی قادیانی کافر ہیں، ان کو نون مسلم ڈکلیئر کرو۔ اس وقت کسی نے جو ہے اس پیمانے کے اوپر، اس درجے کے اوپر آ کر جو ہے آپس کی ٹھیک ہے تضاد تو تھا، ہے اور رہے گا، لیکن ایکسٹریم کے اوپر جا کر وہ مخالفت جو قادیانیوں کی ہوا کرتی تھی کہ ان کو نون، اور اسی لیے تو دیکھیے پاکستان میں وہابیوں کو کافر قرار دو، اس کے لیے 10,000 20,000 لوگ شہید نہیں ہوئے۔ پاکستان میں شیعہ کو کافر قرار دو، اس کے لیے ہزاروں کا مرڈر نہیں ہوا، یعنی سرکاری طور پر، صرف ایک کے اوپر، وہ ہے قادیانی۔ اور جب ضیاء الحق قادیانی کا، اور یاد رہے کہ بھٹو سے پہلے یعنی 1950 سے لے کر جو ہے ٹل mid 70s تک، وہ سارا دور اس میں حکمران جو ہیں یا براہ راست قادیانی تھے اور یا قادیانی نواز تھے، موسٹلی براہ راست قادیانی تھے۔ تو باقی یہ ہے کہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جب حکومت آئی تو یہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ایک جو ہے ایک the first time in the history of پاکستان کہ کوئی اینٹی قادیانی حکومت آئی جو براہ راست قادیانی اینٹی قادیانی حکومت تھی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ مادر چوت جھوٹ بولتے ہیں، گمراہی پیدا کرتے ہیں کہ جناب وہ ذوالفقار علی بھٹو نے مولویوں کے دباؤ میں آ کے، ہرگز ایسی بات نہیں۔ 1972 میں جو ہے اس نے جو اپنی قومی ملکیت کا پروگرام شروع کیا، وہ ٹوٹل خدا کی قسم وہ اینٹی قادیانی پروگرام تھا، جس کے میں سارے ثبوت دے چکا ہوں۔ یار مجھے بتایا جائے جب بھٹو شہید نے سکولوں کو قومی ملکیت میں لیا، سب سے زیادہ اثر کس کے اوپر ہوا؟ یہ قادیانیوں کے سکولوں کے اوپر۔ باقاعدہ یہاں پر ایجوکیشن دی جاتی تھی قادیانیوں کی، اوکے،
उसको कौमी मलकियत में लेकर क्या अच्छा किया या बुरा किया, खुदा के लिए मुझे बताया जाए। आपको मैं बता चुका हूं कि आइन 1973 में पास हुआ, उसके अंदर यह था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनके बाद अगर किसी ने किसी किस्म की नबूवत का दावा किया, वो दारा इस्लाम से खारिज है। हमारा तजाद भी यही है कि कादियानियत जो है वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन यहां आके वो डंडी मारते हैं कि वो उम्मती आखिरी नबी थे। ओके, लेकिन जिल्ली और बरूजी, जब भुट्टो शहीद ने अपने हल्फ का मतन ही बना दिया कि हर किस्म की जो है वो नबूवत का दावा, हर किस्म की नबूवत का दावा करने वाला जो है, किसी भी किस्म की नबूवत का दावा करने वाला वो कज़्ज़ाब है, उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, और ऐसे शख्स को नबी या मुजद्दिद मानने वाले भी काफिर हैं। ये हमारा मतन है, और माचोद आज तक इस मतन के ज़िया-उल हक के दौर में ख़त्म हो गया। उन्होंने कह दिया बस जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, और ये आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अरे भाई, कादियानी भी तो यही कहते हैं कि उम्मती आखिरी नबी है। इस नुक्ते के ऊपर जब तक कौम मुत्तहिद नहीं होगी, और जब तक मौलवियों से तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे, मेरी आवाज़ है, अगर मेरी आवाज़ को लोग फॉलो करें और एक स्ट्रेंथ बने, एक ताकत बने, इसी में पाकिस्तान की फलाह है, इसी में दीन से मोहब्बत की एक अदा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। वो यही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि धरना दे दो, धरना वो भी माचोद कादियानियों के कहने के ऊपर, जो हार्ड कोर एंटी कादियानी है उनको पॉइंट आउट कर दिया गया, ये बच्चे जो हैं तो उनको मरवा दिया गया, खुद जेबों में पैसे डाल लिए गए। ये आज की तो मैं ये कह रहा हूं जनाब, हमें कानून के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम को जो है ये करना ही होगा, वरना पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है वो नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जो पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, वो कोई भी हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, PNT या जो भी नाम है इसका, ये तमाम की तमाम कादियानी एजेंडा पे काम करने वाले हैं। अब माचोदो, तुम ये क्यों नहीं समझते? आज भी लगे हुए हो कि नवाज शरीफ आवे, जरदारी आवे, फलाना आवे, बेबी आवे, और वो जनाब वो इमरान खान आए, ये तो माचोदो बराह रास्त कादियानी है। तुम्हें शर्म नहीं आती इन लोगों को जो है वोट देते हो? तो भाई मैं फिर यही कह रहा हूं, खुदा के लिए अभी भी वक्त है, मेरी आवाज का साथ दो, मेरी बातों का साथ दो, क्योंकि मैं ये सच बयान कर रहा हूं। और अगर आप सच्चे आदमी का साथ नहीं देंगे तो फिर ये इस्लाम का एक असूल है, हमारे अल्लाह का हुक्म है कि सच का साथ दो। तो ये जो कुछ जिल्लत, रसवाई, जो कोई फितने पाकिस्तान में आ चुके हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आप कौम पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं अभी तक सच का साथ नहीं दे रहे, जिनके कानों में अब ये बातें आगा वसीम की आ चुकी हैं। ओके, मैं आप अवाम से मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि किस जर्नलिस्ट ने आके ये कहा है कि पाकिस्तान के ये दावा करना कि पाकिस्तान की जो है 1947 से आज तक कादियानियों का रूल है, ये गलत है। कोई एक तो लेके आओ मौरिख तारीख जो ये कहे कि जनाब अली ये जो थे, क्या नाम है, हुक्मरान पाकिस्तान के, वो एंटी कादियानी थे। कोई एक, बिल्कुल और बिल्कुल कायदे आजम से लेकर इमरान खान और आज का जो वजीर आजम है, ये मुसलसल मुकम्मल तौर पे कादियानी है। ओके, एक होता है सिर्फ कादियानी होना, एक होता है मुकम्मल तौर पे कादियानी होना, कि वो कादियानी एजेंडे को पाकिस्तान के अंदर
जो है वो उसका निफाद कर रहे हैं। ओके, और ये जब हम इसको नहीं समझ सकेंगे तो फिर हम कैसे आगे जा सकते हैं। हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं, और कोई शख्स, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि कोई ये दावा नहीं कर सकता कि आगा वसीम ने जो जो चीजें बताई हैं वो झूठी हैं। आए कोई हिम्मत करे कोई, यार मैं पाकिस्तान का सबसे जो मरकजी नक्स है उसकी निशानदेही कर रहा हूं, और जुबानी तौर पे नहीं, तमाम सबूतों के साथ। मैंने कहा कि जनाब कादियानियों को सुन लें, और ये कोई आम कादियानी नहीं, वेरी प्रोमिनेंट कादियानी। ओके, वो जो टॉप सर्कल कादियानी है वो क्या कह रहा है, मैं फिर ये दोहरा रहा हूं बात, मोहम्मद अली चौधरी मोहम्मद अली BA, वो कह रहा है कि हमने लाहौर के मरकज तुन्नी पे कब्जा किया हुआ था। वो खुद बता रहा है कि हम जमीन छीनने वाला माफिया है, खुद बता रहा है यार। और लोग जो हैं अभी भी कह रहे हैं कि जी कादियानी तो बहुत लॉ अवॉइडिंग हैं, ये तो जनाब कादियानी बहुत अच्छे लोग हैं, बेईमान नहीं हैं, सच रास्तगो हैं, और वो क्या हराम का नहीं खाते, ये नहीं करते। यार वो तो खुद कह रहे कि हमने लाहौर में जो है लाहौर की तुन्नी पर कब्जा किया हुआ है। मैंने उनकी कुतब से, उनके रसाइल से वो नुकात आपके सामने रखे हैं कि खुद मिर्जा बशीर हुक्म दे रहा है कि फलां कोठी पर भी कब्जा करो, इस पर भी करो, उस पर भी करो, कब्जे का नाम ले रहे हैं। और अगर कोई मादरचोद लिबरल आके, ये लिबरल को तो मैंने बंद किया है, कोई एक लिबरल मेरे सामने एक बात का जवाब नहीं दे सकता। बताओ, जो खुद कह रहे हैं हमने कब्जा किया, वो कैसे मुआशरे में नासूर नहीं है? हाँ? वो कैसे लॉ अबाइडिंग ग्रुप है? बताओ। जो खुद बता रहे हैं कि जनाब हमने कादियान का से खजाना निकाल कर पाकिस्तान में भेज दिया। क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, क्या कादियानी जमात स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है ना ऑफिशियली? हैं? 2 जहाज और भी आने थे लेकिन वो और नहीं लाए जा सके, तो वो खजाने के उन्होंने जनाब वहां से निकाले हैं और लाहौर पहुंचाए हैं, और पाकिस्तान की रियासत बन चुकी थी, इदारे बन चुके थे। लेकिन क्या हुआ, वो जैसे ही लैंड किए हैं वहां पर उन्होंने जनाब वो सारी दौलत, क्या जोधा मिल नो, क्या रतन बाग, जहां मिर्जा कादियानी का बेटा आके रहता था और अपने खानदान के साथ, जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ था, किसने करने दिया उसको कब्जा? रियासत पाकिस्तान बन चुकी थी, लेकिन इनका इतना होल्ड था कि बगैर किसी पूछ-गीछ के, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी दस्तावेज के, ये जिसको चाहते थे वो ऑक्युपाई कर लेते थे। तो यार ये इतने बड़ा माफिया, जिसकी मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, याद रखें, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि जनाब ये सूरत हाल है और पाकिस्तान में ये हो रहा है। यार मेरी ये बातें गलत हैं। इन्होंने छोटी दुकानों से लेकर खेतों खिलानों से लेकर इन्होंने जनाब हर चीज पर, पाकिस्तान के कारखाने जो हिंदू छोड़ के गए थे, प्रॉपर्टीज जो हिंदू छोड़ के गए थे, अब यू नेम इट, इन्होंने तमाम पैदावारी ज़राए पर कब्जा करके अपने लोगों को दे दिया, जो आज तक हरामजादा। तुम कहते हो शेजान का बायकाट करो, अरे मां चोदो, मैं बता चुका हूं, सबूत दे चुका हूं कि जनाब जो कपड़ा, जिसकी लुंगी आप पहन रहे हैं, जिसका इमामा शरीफ आपने बना कर रखा हुआ है, वो पगड़ी से लेके आपका ज़ेरे जामा तक का जो कपड़ा है वो कादियानी की जमात से की फैक्ट्री से आ रहा है। जो शुगर आप अपने चाय में डाल रहे हो वो कादियानी की फैब्रिक का फैक्ट्री से आ रहा है। जो चाय है वो जो आप बना के पी रहे हो वो कादियानियों से आ रही है।
यार कोई चीज ऐसी जो दाल है वो भी उनके वहां से आ रही है, जो ये हर एक चीज के जब वो मालिक है और आप माचो तो सिर्फ शेजान के ऊपर आकर अटक जाते हो। इतनी गलत इस्लामी है तुम में। यार मैं बता चुका कि घी मिल कैसे कादियानियों ने कब्जे में ली, लूम्स जो थी जो हिंदुओं ने छोड़ी हुई, माले मुफ्त दिले बेरहम। और आज कहा जा रहा है कि जी इनसे ज्यादा जो है इंसाफ पसंद और क्या बोलते हैं उसको, ईमानदार कोई नहीं है। और अगर लोगों को इन चीजों का बेहिसी है तो ठीक है, लगे रहो, मेरा क्या है। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में एक ना एक वक्त ऐसा आएगा कि इनकलाब के बाद कि वो बताया जाएगा एक शख्स आगा वसीम था जिसने इन चीजों की निशानदेही की और ये बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही थी। तो मेरे भाइयों, हम लोगों को रियलिटी को समझना है। आज देखिए, ये कौन शख्स था पूरी दुनिया में जो ये बता रहा था बरसों कबल के तालिबान हो कोई भी हो, जब भी वो पाकिस्तान के अंदर वो अफगानिस्तान में रूलिंग पावर बनेंगे तो वो उनका जो है स्टांस एंटी पाकिस्तान होगा, टेररिज्म ये करवाएंगे। फिर उसके अलावा सारा कुछ करने के बाद जो रवायत चलती आई है अफगान सियासत की, वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही देंगे। ओके, और ये बात अकेला वाहद एक शख्स जो बता रहा है और जो मनोन ऐसी तरह हुई फ्यूचर के अंदर। तो देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे जो चीज़ बख्शी है वो यकीनन और यकीनन सच, क्योंकि बोला है जब सच बोलोगे तो आपका विजन जो है वो मजीद वसी होगा, आपकी नज़र जो है वो वहाँ तक जाएगी जो दूसरे लोग जिसके ऊपर सोच भी नहीं सकते। तो मैंने जब इन चीज़ों की निशानदेही की, मैंने सबसे मनूस पाकिस्तान का जो हरामज़ादा, हरामी कुत्ता और या मकबूल जान ज़ादा अहमद जैसे हरामियों को एक्सपोज किया, बैडली एक्सपोज किया। आप देखें, मैंने उनको चैलेंज किया हुआ है बरसों से और इतने शदीद अल्फाज से कि अगर वो हलाल के नुफ्ते से पैदा हुए हैं तो मेरी बातों का जवाब दे, आज तक वो नहीं दे सके। क्या इंजीनियर मिर्जा, क्या, हालांकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, कोई मुस्लिम स्कॉलर या ये वो, लेकिन बात फिर वही है कि जनाब एक शख्स अब कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं, पता नहीं किसकी बत्ती के पीछे लगा देता है। ट्रक की बत्ती तो अब नाम बन गया हुआ है, ये एक पुरअसरार बत्ती है जिसका ना कोई आगे सिरा है ना कोई पीछे सिरा है, ना कोई इसकी बुनियाद है ना कोई इसकी जो है वो कोई और चीज़ है। तो ये उधर लोग जो हैं नवाज शरीफ आवे क्या नवाज शरीफ एंटी कादियानी है? नो, मुझे यकीन है कि इसका ताल्लुक भी कादियानी फैमिली से है। ये अमृतसर के कश्मीरी हैं, बिजनेस में इनका बड़ा दखल रहा है और इतना बड़ा सरमायादार पाकिस्तान में कादियानियों की अनायत से कोई बन नहीं सकता, याद रखें। और जहां तक मैंने सर्च की है, मैंने यही देखा है कि अमृतसर में जो कश्मीरी ताजर फैमिलीज थी, अक्सरियत कादियानियत कन्वर्ट हो गई हुई थी, इसीलिए उनको बिजनेस मौके फराहम किए गए ये सारी चीजें। और फिर इन्होंने कादियानियों के खिलाफ किया क्या है, 4 बार या 5वीं बार भी शायद वो प्राइम मिनिस्टर बना देंगे कादियानी उसको। तो किया क्या है मेरे भाइयों, रूल ऑफ फेथ पाकिस्तान में लगाया इन्होंने? नहीं। मतन तब्दील किया इन्होंने, जो असल मतन को बहाल किया हलफ के 1973 के, वो तो बेनजीर ने भी नहीं किया, वो भी कादियानी नवाज थी। तो ये कोई मसला नहीं है। आप 2-4
साल इक्तदार के मजे लूट लो, करप्शन करके पैसे वैसे बना लो, और कब्र में तो आखिर जाना ही है ना। उन्होंने तो पुत ताड़े पैसे नहीं रोक सकते। और अगर ये अल्लाह के फजल से, ये अल्लाह के फजल से, ये मुझे अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा कि मैं दुरुस्त तौर पर पाकिस्तानी ग्रैंड GHQ को द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान कहूं, और अगर कोई हलाली है जर्नल आए मेरे साथ बात करे, साबित करे कि ये मेरा दावा गलत है। वहां तक तहकीक के बाद मैंने ये सारा निकाल के दिखाया कि फौज का मैं पाकिस्तान के फौज के जो छोटे अफसर हैं उनसे मेरा कोई शिकवा तो है कि वो रियलाइज करें कि पाकिस्तान की फौज में कादियानियों का जो है वो बहुत क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी। ओके, तो ये उनके खिलाफ उठें या ज़हनी तौर पे तो यार एक दूसरे से बात करो, क्योंकि ये डबल सॉर्ड, यानी ये आपके हाथ में दो धारी तलवार होनी चाहिए, दीन की हिफाजत और मुल्क की हिफाजत। और ये तभी हो सकती है कि जब आप नबी के बदतरीन दुश्मनों का तसल्लुत पाकिस्तान से खत्म करेंगे। आपका इदारा है फौज, अगर आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो जनाब अपने फौजी जो हैं वो भी स्ट्राइक करें कि रूल ऑफ फेथ जो है वो जो जुल्फकार अली भुट्टो ने लगाया था उसको बहाल क्यों नहीं किया जाता। ये क्यों ये नहीं हो सकता कि जो मेजर बनता है वो आके डिक्लेयर कर रहे जुबानी तौर पर और ये क्यों नहीं हो सकता कि वो डिक्लेयर करे कि मिर्जा कादियानी को वो क्या समझता है। अरे भाई हमारे पास मेयार यही है, ये फिल्टर लगाना है कादियानियों के ऊपर। और क्योंकि या तो फिर बोल दो कि कादियानी ही असल क्या है दीन क्या पाकिस्तान के मुहिब हैं, कादियानी ही पाकिस्तान को जो है वो मजबूत बना सकते हैं। या तो फिर ये बोलो मादरचोदो हरामियों कुत्तों, ये डबल मेयार क्या। तो जो भी फौजी जर्नल बनते हैं ये बड़े बड़े अफसर वो कादियानी होते हैं। आई हैव गिवन ऑल द प्रूफ। यार मैं सिंपल सी बात यह है, जब पाकिस्तान बनने लगा था अंग्रेजों ने कादियानियों को कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों को फौरन जो है वो फौज में, और उससे पहले भी था लेकिन ये प्रोसेस उन्होंने तेज कर दिया। ब्यूरोक्रेसी में कादियानी, पुलिस में कादियानी, फौज में कादियानी, क्योंकि उनके पास अब कोई और चारा नहीं था तकसीम हिंद के अलावा। तो उन्होंने कहा कि तकसीम हिंद हो रही है तो बेहतर यह है कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बनने वाला है कल को इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो जो रियासत हम वहां फलस्तीन के अंदर बना रहे हैं वो उसके लिए कोई चैलेंज हो। तो इसलिए कादियानी जो कि यहूदियों के इत्तेहादी हैं इनको पाकिस्तान में पूरा जो है होल्ड दे दिया जाए, जो कायम है। और अनफॉर्चुनेटली जिसको जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और कौम बेहिस है। यार अंदाजा लगाओ जनरल ज़ियाउल हक कादियानी की आपने कब्र जो है वो माचोदो तुमने मस्जिद, मुसलमानों की मस्जिद में बना के रखी हुई है। आम कादियानी को जब हम दफन करते हैं किसी मुसलमान के, तो वहां तो मौलवी उठ के बड़ा शोर मचाते हैं, वहां तो मौलवी बहुत उठ के शोर मचाते हैं कि जी इसकी कब्र को, अरे माचोदो इतना बड़ा कादियानी जिसने मिर्जा कादियानी से ज्यादा कादियानियत की खिदमत की पाकिस्तान के अंदर, ज़ियाउल हक, उसकी कब्र जो है माचोदो तुमने मुसलमानों की इबादत गाह मस्जिद के अंदर रखी हुई है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते। ये डबल मेयर बंद करो माचो हरामी कुत्तों मौलवियों। और अगर कोई मौलवी हलाली है, अगर औरिया हलाली है, अगर साद अहमद हलाली है, अगर हारून रशीद गंजा बोंडी हलाली है, जब बोंडी है तो हलाली कैसे होगा तो बताओ।
बताओ जनरल जिया कौन था, माचो दो, आओ मेरे साथ फेस टू फेस बात करो, या कोई भी। ओके यार, ये हालत है पाकिस्तान की, और आप बात कर रहे हैं कि जी ये हो। यार कितनी बार मैं ये चीजें बता चुका हूं, लेकिन असल हदफ क्या है? क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान इस वक्त सख्त तरीन बहरानों का शिकार है? बताएं मुझे, आप जितना भी पाकिस्तान के अंदर असर होता है, पॉलिसी बनती है, वो मिर्जा मसरूर की इजाजत से बनती है। इनके पीछे क्या खुजली होती है कि उठते कहते हैं जी वो क्या, वो वजीर आजम कोई हो या कोई आर्मी चीफ हो, वो मादर चौथ एक ही इशू पर अकलियत अकलियत अकलियत। अरे माँ चौधो, अकलियत की रूल है पाकिस्तान में, ये सच क्यों नहीं बयान करते? अक्सरियत जो है वो पिस रही है, और अकलियत जो है जिसका तुम दिन रात मगरमच्छ के आंसू बहाते रहते हो, अकलियत अकलियत, वो मादर चौधो उनकी तो पांचों क्या दसों की दसें घी में है। पाकिस्तान के मालक वो हैं यार, हर और फिर यहां शोर मचाया जा रहा है जी अकलियत अकलियत अकलियत। फौजी जर्नैल आपके, वजीर आजम आपके, डीएसपी आपके, एम्बेसडर आपके, वो यार क्या जो भी नौकरशाही है, जो भी रूलिंग क्लास है, वो अकलियत की है। माचो, इस सच्चाई से तुम कब तक जो है आंखें मूंद लोगे? आओ खुदा के लिए इस चीज को, इस निजाम को, और सबसे बड़ा नक्स पाकिस्तान का यही है कि जनाब हम अभी तक गुलाम हैं, गुलाम हैं। और इस गुलामी से निजात का एक ही तरीका है, खुदा के लिए, कि जो आप अंग्रेज के बाद कादियानी गुलामी में आए हैं, और हां पूरे 25 करोड़ अवाम में अगर कोई इतना अनख वाला है तो आए बताए कि भाई ये आगा वसीम का दावा गलत है कि पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों के अंदर जो है और ज़राए पैदावार के मालक जो हैं वो कादियानी नहीं है। आए कोई तो भाई बात क्या है? हम लोग हकीकत से फरार कर रहे हैं। हम लोग आज भी यही समझते हैं कि इमरान खान आएगा और सब ठीक हो जाएगा, नवाज शरीफ आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये जिस प्रोसेस से पावर में आते हैं वो प्रोसेस जो है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के गुमाश्ते जो हैं पाकिस्तान में वो कादियानी है और उनका बनाया है, उनके ज़ेरे असर। मैं दावे से कह सकता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी, क्या कहते हैं इसको, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर या जो भी होता है, इसको जो भी कहते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये सब के सब कादियानी थे। जो आज हैं वो भी कादियानी है। तुम कैसे किन ख्यालों में हो? आज़ाद ख्याली से निकलो। ये इलेक्शन, ये जनाब तमाम पार्टियां, इनमें से अवाम अगर वाकई पाकिस्तान का वो चाहती है, बका चाहती है, आपने अपनी नई नस्लों की जो है वो मुस्तकबिल आइंदा अच्छा देखना है, तो सोचो, खुदा के लिए सोचो कि कौन से ऐसे इलेक्शंस प्रोसेस से जिसके टोटल अंडर द कंट्रोल ऑफ कादियानीज हो, आप कैसे। और याद रखें, कादियानी जो है वो पाकिस्तान का पाकिस्तान के पसमानदा रहने का, पाकिस्तान के अंदर महंगाई, अफलास, गुर्बत, भुख नंग, पाकिस्तान के अंदर जराइम, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं उसके पॉइनियर्स जो हैं वो कादियानी हैं। क्योंकि कादियानियों ने पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान एज ए स्टेट,
ये उनका पहली मोहब्बत नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर सूरत, हर सूरत, हर सूरत जो जर्नैल है उसने पहली उसकी जो तरजीह है कि मैंने जमात को कैसे, उसके मुफाद की कैसे रखवाली करनी है। और यार यही तो वजह है माचोदो, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि यार पाकिस्तान की सारी एम्बेसीज जो हैं वो कादियानी मुफाद के लिए काम कर रही हैं, कादियानी लिटरेचर को लोगों को दे रहे हैं, कादियानियत फैलाने के लिए अमेरिका से लेके न्यूजीलैंड तक कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर पाकिस्तान की एम्बेसी हो और यहां कोई मुसलमान एम्बेसिडर हो या स्टाफ मुसलमान हो। तो आप लोगों को कैसे गैरत आएगी फिर? ये सारी चीजें देखें, समझ गए, फिर भी अगर आप लोग नहीं समझते तो फिर क्या किया जा सकता है? टेल मी कि आपके ये क्लेम, ये कि जी हम आशिक रसूल हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान दे देंगे, ये हम जनाब हिंदुस्तान के साथ ये कर, अरे इसकी ज़रूरत नहीं है। और माचोदो जिसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, वो उनको आप वोट देते हैं। ओके, अपने बच्चों को उनके जलसों में जाके मरवाने से भी दरेक नहीं करते जो कादियानी मुफाद के लिए। अब बेशर्मी की इंतहा है। तो ये शुनीद है कि जी इलेक्शन हो रहे हैं। ओके, इलेक्शंस में आप कौन सी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो? बताओ। पाकिस्तान की कोई सियासी जमात एक ऐसा एजेंडा नहीं रखती जो पाकिस्तान को कादियानी आज़ादी से तसल्लुत के लिए जो है वो अवाम में आके वोट मांगे। है कोई? अगर है तो नाम बताओ। और हाँ, ये भी कहो कि मेरी बात जो उसको भी गलत साबित करो कि भाई पाकिस्तान कादियानी तसल्लुत रियासत नहीं है, तो मैं मानूं। अगर है, जो यकीनन है, और सबसे बड़ा नक्स ही पाकिस्तान का कादियानियत है, और यानी कादियानियत का असर और रसूख तमाम इदारों के ऊपर, तमाम जो हुक्मरान तबके के अंदर, तमाम पॉलिसीज, यार मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, इतना असर है इनका कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ जो जंगें की हैं, कश्मीर की जंग कादियानी जमात ने शुरू करवाई। ओके, मिर्जा महमूद अपनी जुबान से कह रहा है कि हमने जनाब ये किया है। मिर्जा ताहिर भी कह रहा है कि कश्मीर में तो जंग हमने शुरू की थी, रियासत पाकिस्तान ने तो नहीं की थी। यानी फिर आपको क्या शक रह गया कि पाकिस्तान कादियानी कंट्रोल रियासत नहीं है? कौन सा शक रह गया है? वो खुद मान रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे। आप आज भी कह रहे हैं इमरान खान, अरे माचोदो वो, और अगर कोई गैरतमंद है, अगर किसी में इतनी जुर्रत है, खास तौर पे औरिया मकबूल जान मादर चौथ हराम ज़ादा कुत्ते का बच्चा, जो देखिए हर कादियानी की वो तारीफ करता है, जनरल ज़िया कादियानी की वो तारीफ करता है, इमरान खान कादियानी की वो तारीफ करता है, और भी बहुत सारे और जो एंटी कादियानी था सबसे ज्यादा, जो हकीकतन एक आशिक रसूल था, उस भुट्टो को ये बुरा कहता है। वही बोली बोलता है जो कादियानी बोलते हैं, बल्कि दो हाथ उनसे आगे। पाकिस्तान में गंड चपरासी नहीं लग सकता कादियानी मर्जी के बगैर। और ये क्या अफसर लगा हुआ था, ब्यूरोक्रेसी का क्या था? हाँ? लेकिन अब क्या करें, ये कादियानियों के तरीका वारदात होते हैं, अपने ही लोगों को अपने मुखालफ के तौर पर भी अवाम में पेश कर देते हैं। यार ये लोग इतना कुछ मैं बता चुका हूं, ये नहीं समझ रहे, तो फिर क्या किया जा सकता है? तो जनाब सिंपल इज दिस कि अब क्या करना है। देखिए पाकिस्तान जो है वो एक सैंडविच बन गया हुआ है। बैरूनी खतरात और अंदरूनी खतरात दोनों पाकिस्तान के ऊपर लागू हो चुके हुए हैं।
और ये एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है कि तालिबान को पावर में लाओ और फिर उनसे वो काम करवाओ कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर अलैदगी पसंदी, जो मैं बारहा बयान कर चुका हुआ हूं। लेकिन ये तालिबान को पावर, ये तालिबान के हाथ में नहीं है, जो पाकिस्तान के मादर चौथ जर्नैल बार बार कहते हैं कि जी हमें पीटी वो क्या तहरीक तालिबान के लोग पाक के हमें हवाले करो, वो उनके इख्तियार में नहीं है। वो माचोदो एक ठेका लेकर आए हैं, साम्राज्य का ज़ायनिस्ट ठेका लेकर आए हैं माचोदो, और उनको ये ठेके के पाबंद हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है, उनको गारंटी है कि इस ठेके के ऊपर कारबंद रहोगे तो आप यू विल रिमेन इन पावर। ओके, तो ये जी हमें वो दे दो, हम ये वो कभी भी नहीं देंगे, वो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि उनमें पावर में रहने का जो है वो यही है कि वो उसी एजेंडे पर मुकम्मल कारबंद होंगे जिससे वो पाकिस्तान वो वहां रह सकें, और उनका एजेंडा है कि पश्तूनिस्तान बनाना है, हिंदुस्तान उनके पीछे है, और ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं तालिबान की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके हुलिये तक बता दिए जो तालिबान पर पूरे होते हैं, और आज कोई माचोद आए मेरे सामने इनको मुसलमान तो साबित करके देखे। तो यार बात क्या है, यहां पर खुली हकीकतें हैं। यही वो अमेरिकन से, यही वो ज़ायनिस्ट थे कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग करवाया, और अगर ओरिया मादर चौध हरामज़ादा गांडू अगर उसमें इतनी जुर्रत है तो बताया कि ये 9/11 फॉल्स फ्लैग नहीं था, तो मैं मानूं वो फॉल्स फ्लैग था, और विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ तालिबान लीडरशिप, जिसमें वो हरामज़ादा मुल्ला उमर गांडू भी शामिल था, कि अमेरिकन कहेंगे कि हमें ये दो, आप टॉल मटोल करते रहना, हम आ जाएंगे वहां पर। और जो लोग कहते हैं उनको शिकस्त हुई, ये हुआ, अरे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे जो इस्टेब्लिश होने थे वो उन्होंने वहां रोके रखा। खासतौर पे ये रोड एंड बेल्ट जो अमेरिकन था 20 साल, जो चाइनीज था 20 साल तक उसको हॉल्ट किया, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो आए थे, जंगी मशकें भी यहाँ वो करते रहे, सारा कुछ करने के बाद अफगानिस्तान में अपनी सीक्रेट बेसिस, आज भी 5000 आर्मी ऑफिसर क्या कहते हैं फौजी जो हैं वहाँ पर उनके सीक्रेट बेसिस में हैं वहाँ अफगानिस्तान के अंदर। टोटल कंट्रोल है एयर बेस, क्या नाम है, बगराम एयरपोर्ट का, उनके पास। तो आई मीन आप यार ये मुआहदा करके आए थे, ये जहाद नहीं था, मुआहदे की वजह से इनको वो अमेरिकन ने हुकूमत दे दी, और उनको जो मुआहदे का फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन ये हुकूमत में आए हैं, यहाँ लोगों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए, नाच शुरू कर दिया कि अब वो हो गया, ये हो गया। उस दिन से लेकर आज तक, क्या 15 अगस्त 2021 को आए हैं ये, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी एक स्टेटमेंट देखें, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ थूका भी नहीं है कभी, हु आर यू, यहां तक नहीं कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान आपने हमें इतना। तो पहले दिन से उनकी स्टेटमेंट प्रो क्या कहते हैं इंडिया थी, और यहां बताया जा रहा है कि जी अब इंडिया की डंडा लग गया, ये हो गया। मां चौदह तुम लोग क्या समझो इन चीजों को, ये सच्चाई है, यही सच्चाई है कि कोई ग्रुप अब काबुल में जो भी पावर में आएगा वो लाजमन एंटी पाकिस्तान होगा, कोई भी हो, खासतौर पे तालिबान के जो नस्ल है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसा ही गलत तारीख बताई, गलत चीज़ें बताई, लोगों को झूठ इन माचोद कादियानी जर्नैलों ने कि जी ये जहाद है, जी ये वो है, ये वो है, ये तो चीज़ें सारी नॉनसेंस है, ये गलत बातें बताई गई हैं। और एक शख्स बता रहा है बार बार कि ओए मादरचोदो, ये तालिबान हो कोई भी हो, ये हमेशा एंटी पाकिस्तान रहेंगे, दे वोंट हेजिटेट टू किल
وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے کیا تھے وہاں پر کیا پشاور میں، آئی نو کہ وہ سارا افغان ایجنسیز نے پلان کیا تھا کہ بچوں کے اوپر وہ کیا آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے اوپر، یہاں تک ایکسٹریم کی نفرت کرنے والے وہ ہیں، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ طالبان ہمارے اتحادی ہیں، افغان ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ خیر میں علیحدہ سے اس کے اوپر بات کرتا ہوں رہتا ہوں افغان مسئلے کے اوپر، تو میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے پاکستان کی طرف سے افغانوں کو جو ہے کوشش کی ہو بتانے کی کہ یار آپ کو جو اینٹی پاکستان فیلنگز اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ غلط ہیں، اس لیے سچائی کا ساتھ دیں۔ سچائی یہ ہے کہ یہ آپ کا ہی ملک ہے، آپ کے ہی حکمران ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف مواز قائم کیا، ہندوستان مشرکوں کے ساتھ مل کر، اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آپ جو کچھ افغانستان کے لوگ کرتے آئے ہیں یعنی حکمران پاکستان کے خلاف، وہی چیزیں یہ پاکستان پر تھوپ دیتے ہیں۔ آئی نو، اسی لیے تو میرے ساتھ کوئی افغان بحث نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نئی نسل افغانستان کی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو کئی ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہوئی ہے، یہ بد نصیبی ہے کہ وہ 40-50 سال یہاں رہنے کے بعد بھی ان کی فیلنگ ٹورڈز پاکستان فرینڈلی نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ کچھ شاید جینیٹک ہو بات، اور تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو سچ ہے وہ ہم اپنے افغان میں ان کو بتاؤں کہ یہ آپ اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ اصل دشمن آپ کے جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہی حکمران ہیں، جو ہندوؤں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف شدید نفرت کرتے ہیں، اور جو یہ میں پہلا بندہ ہوں جن کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا جو ہے افغان ہسٹری میں غلط چیزیں بتائی گئی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ مطلب یوز ہوئے ہیں کفار کے ہاتھوں میں۔ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن وین اٹس کم ٹو پاک افغان ریلیشن شپ، اس میں زیادہ تر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ وہاں سے ہوئی ہے، اور جو بلیم، جھوٹے بلیم، غلط بلیم، سارے کچھ جو آج بھی لگ رہے ہیں۔ میں ہی کہا کرتا تھا کہ ایک طالبان وقت آئے گا کہ یہ اشرف غنی کی بولی بولیں گے کہ جو بھی چیز ہوگی ٹیررزم پاکستان کروا رہا ہے، حالانکہ وہ خود ٹیررسٹ ہیں۔ اپنے لوگوں پر انہوں نے کتنے جناب خود کا حملے کیے ہیں، مجھے بتائیں یہ کیسی شریعت نافذ کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ جن بے گناہ لوگوں کو انہوں نے اپنے خود کے حملوں میں مارا، اس کے اوپر چلیں افسوس ہی کر لیں، یا کہیں کہ ہم نے کسی بھی بے گناہ کو نہیں مارا اس تھرو آؤٹ کمپین میں، کسی بھی مسلمان کا خون نہیں کیا، بتائیں نا۔ یعنی یہ عام اسکولوں کے کیا عام لوگوں کے اوپر خود کا حملے کرتے رہے ہیں۔ امریکنز کے اوپر تو اتنے خود کا حملے نہیں ہوئے جتنے انہوں نے وہاں کیے ہیں، اور وہ افغان جو ہیں وہ سارے کہتے تھے یہ پاکستان کی مدد سے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ امریکن یا زائنسٹ ایجنڈے کے تحت کر رہے تھے۔ پاکستان میں اتنی کیا ہے کہ وہ داعش کو پال سکے یا طالبان کو، یہ تو جو پاکستان کے فوجی جرنیل تھے وہ بھی اس پلاٹ کا حصہ تھے کہ جو کچھ بھی وہاں ہوگا تو یہ جناب اس کے اوپر الزام لگے گا، اور یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کریں گے بلکہ سکوت کریں گے، یا زیادہ کہہ دیں گے جی یہ ہم نے نہیں کیا، دیٹس آل۔ بلکہ پبلکلی آ کر بتانا چاہیے تھا کہ دیکھو ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر غریب لوگوں کو کوئی مارا جائے، اس سے پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ خیر بہرحال تو بات کیا ہے کہ اب ہم اپنے ملک کا دیکھتے ہیں کہ یہ جناب اس کو بیرونی خطرات بہت ہیں، یہ وہ کیا نام ہے اس کا سینڈوچ ہے، اور یہ بالکل اور بالکل طالبان کی یہی کاوش ہے، یہی کوشش ہے کہ وہ گلگت اور ان علاقوں کے اوپر، جو میں کافی عرصے سے جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ زمینی راستہ ہندوستان کے لیے ہموار کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ پاکستان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے عسکری طور پر، اور ہمارے فوجی
जब तक पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों GHQ में मुसलमान नहीं आते जो ये सच्चाई को समझ सकें कि ना तो शुरू दिन से अफ़गान हमारे दोस्त हैं और ना हिंदुस्तान को तो आप कहते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हालांकि ये भी गलत है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जिनको हम तालिबान वगैरह कहते हैं, या थ्रू आउट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दुश्मनी उन्होंने की है। ये एक सच्चाई है। आप अब मुझे बताएं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के कौमी झंडे ज़्यादा जले हैं या अफ़गानिस्तान में? हिंदुस्तान के साथ तो हमारी 3-4 जंगें भी हुई हैं, फिर भी उन्होंने मतलब दर गुज़र किया है। तो ये तो इनके साथ कोई, हाँ 2-1 जंगें ज़रूर हुई हैं, वो भी इन्होंने शुरू की थी अफ़गानियों ने दाऊद के वक्त में 60s में। तो बहरहाल आई उसकी तारीख सबके सामने है। तो ये अलहदा मौजू है अफ़गानिस्तान, लेकिन इस वक्त और जिसके ऊपर मैं कम्प्रीहेंसिवली जो है वो बताता हूँ लोगों, इनके जितने भी अफ़गानों के इल्ज़ामात हैं उनको मैं एक्सपोज करता हूँ। झूठ बोलते हैं ये, और झूठ बोलना अपनी कौम से ये गद्दारी कर रहे हैं। इनके हुक्मरान ज़ाहिर शाह से लेके आज तालिबान तक तमाम एक ही लकीर के फ़कीर हैं, और ये इधर से उधर नहीं होने वाले। जो मर्ज़ी कर लो, और अगर तुम जेलम तक का इलाका भी इनको दे दोगे, इनको तावान भी दे दोगे हर साल, फिर भी ये नहीं छोड़ेंगे आपको, याद रखें। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इनके ऊपर जो एटम बम पड़ने वाला है वो खुद अपने सीनों पे ले लें, फिर भी ये नफरत करेंगे। तो बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट वो यही है कि जनाब, हमने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमात को या एक ऐसी सोच को प्रमोट करना है, या ऐसे अनासर को पैदा करना है जो पाकिस्तान के पसमानदा रहने का सबब है, जो पाकिस्तान को गरीब रखने का सबब है, जो पाकिस्तान के अंदर गूना गोना मसाइल का सबब है। खुदा की कसम है, अल्लाह की कसम है कि उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान कादियानियों की एक रियासत है। यहाँ जब बरतानिया था वो हमारे मालिक थे, वो चले गए तो उन्होंने कादियानियों को मालिक बना दिया, और कादियानियों की ग्रिप जो है वो दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। और हम हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, जबकि वो भी कादियानी है, और या नवाज शरीफ, अगर वो बराह रास्त कादियानी नहीं तो प्रो कादियानी तो है, और प्रो कादियानी होना कादियानी होने के ही मुतरादिफ है शरई तौर पर। अब शरीयत से बढ़ अफजल क्या चीज़ हो सकती है भाई, मुझे बताया जाए। जिन लोगों ने ये चीज़ें सुनी देखी और उसके बावजूद तदराक नहीं किया, जो भी रूलिंग GHQ हो या पाकिस्तान की कौमी असेंबली हो, इन्होंने इसका तदराक नहीं किया, ये भी कादियानी है। दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। उठो, इसका तदराक करो, फिर मानो, फिर मैं तुम्हें कादियानी नहीं कहूँगा। ये कोई दीन का असूल नहीं है कि आप देख रहे हैं कि पूरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कादियानियों के मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, और आप कौम को जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं महंगाई हो गई जी, इसकी वजह ये है, अजी वर्ल्ड बैंक ने पैसे नहीं दिए, अजी उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है। असल जो हाथी कमरे में बंधा हुआ है या खुला हुआ खुला ही हुआ, बंधा कहाँ हुआ है, तो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं आप। जो तमाम बुराइयों का, जो तमाम फसाद का मसला है वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे कल्ट का रूल है, ऐसे कल्ट का तसल्लुत है जिसका पहला मुफाद यही है कि
यहां पाकिस्तान के अंदर जमात कादियानी के मुफाद के लिए जो कुछ हो सकता है किया जाए। लोग कहते हैं जी ये हाफिज है, अरे हाफिज है तो उसको पूछो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्यों नहीं, वो GHQ के अंदर, वो तो इसका इदारा है ना, क्या फट जाएगी इसकी कि वो कहे कि भाई मैं पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ फेथ दोबारा से लागू करता हूं। अगर नबी से मोहब्बत है, क्योंकि ये सिलसिला बराह रास्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन की नफी है, तो नहीं कर रहा तो मैं तो नहीं मानूंगा। अमल बातों से बेहतर होते हैं। नमाजा रोजे पूछे नहीं जाएंगे, कबर दे विच ऐ पूछा जाएगा कि ये शख्स जो तेरे सामने खड़ा इसके बारे क्या करता था, फिर तुझे जन्नत या जहन्नम मिलेगी। तो बाकी ये नहीं पूछा जाएगा कि तू हिफज कीता कि नहीं कीता। अल्लाह की वहदानियत, दीन ने इस्लाम और फाइनली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल है। यहां यह नहीं पूछा जाएगा कि तेरी नमाजें कितनी है, तूने हिफज किया कि नहीं किया। और नबी के दुश्मन को एक ऐसी रियासत के ये जो वो क्या कहते हैं उसको, दीमक लगी हुई है कादियानियत, उसको तुमने अपनी लाइफ टाइम में उस दीमक को जो है ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। तू कैसे बख्शिश का उम्मीदवार हो सकता है? या तो पता नहीं था तो उसमें तो अल्लाह माफ कर सकता है, अब तो पता चल गया है कि कोई आगा वसीम खोल के कह रहा है ग्रैंड हाउस है, ये GHQ जो है ये ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान है। वो बता रहा है, बरसों से बता रहा है कि जनाब फौज के अंदर, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा है, सबसे बड़ा इदारा है, तो नबी के दुश्मनों को रोकने के लिए अगर रूल ऑफ फेथ का कानून, जिसमें हर अफसर को बताना होगा कि मिर्जा को क्या समझता है, उसको कंडेम करना होगा शरई तौर पे, फिर उसको तरक्की मिलेगी कि हाँ ये मुसलमान है कि कादियानी है। ये खाली बातों से तो कुछ नहीं होता। तो इसीलिए मैं जो कुछ कह रहा हूं वो यही है कि जो अगर इंतखाबात भी हुए और एक ऐसी पार्टी को मुंतखब करना होगा जिसका ये मंशूर हो कि हम ताकत में आके पाकिस्तान को सबसे पहले मेरिट की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों को उन ओहदों पर लाएंगे। यहां मेरिट की बुनियाद के ऊपर तो ओहदे मिलते नहीं है। प्राइम मिनिस्टरशिप से लेके चपरासी तक जो है हुकूमती इदारों में, वो कादियानी होने की वजह से लगाया जाता है। ओके, और ये तो गलत बात है। और जाहिर है कि मेरी इस दावे को कोई दुनिया का कोई आदमी, बड़े से बड़ा मौलवी हो जाए या बड़े से बड़ा सेकुलर लिबरल हो जाए, वो चैलेंज नहीं कर सकता। और अगर कोई है तो आए मेरे सामने, आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। आए मेरे बात को, ये मदर चौथ हरामजादे लिबरल ये आके बात करें कि नहीं आगा वसीम गलत कहता है। मैं खुदा की कसम उन्हें को ऐसा बेनकाब करूंगा कि अगर वो हलाली हुए तो वो दोबारा मीडिया पे आना बंद कर देंगे। तो बाकी यार ये बातें जो हैं, आपने एक, अब मौलवियों से तो कोई उम्मीद नहीं, वो मादरशो तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जनाब, क्योंकि उन ये नजरियाती नहीं है। ओए ये मौलवी माचोद जो है चंद के ऊपर पलने वाले हरामजादे, ये दल्ले दीन फरोश हैं। इनकी बात को छोड़ दो। जो बातें मैं कर रहा हूं बरसों पहले इनको करनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं करते। वजह यह है कि यार ये दुनियावी चक्कर में इस कदर फंस गए हुए हैं कि उनको इससे गर्ज नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कादियानी की हुकूमत हो, हिंदू की हुकूमत हो। हमारे मदरसे चलने चाहिए, हमारे नीचे गाड़ियाँ अच्छी होनी चाहिए, हमारे बैंक बैलेंस होने चाहिए, हमारे
रहायशी अच्छे होने चाहिए, हम वो बॉस्की के लिबास पहनना शुरू कर दें, और वो ये ऑल दैट दुनिया ये कुछ मादर कैसे कहते हैं कि जी हम तो रूहानियत के लिए प्रीचिंग करते हैं, ये दुनिया के लिए, इनकी अमली जिंदगी जो है ये दुनिया के लिए है। खैर, आज भी अगर कोई दावेदार है कि वो सच्चा आशिक रसूल है, तो वो पब्लिक में ये आके कहे कि अपने लोगों को बताए कि देखो जनाब, पाकिस्तान का जो है असल मसला यही है कि अभी तक ये आज़ाद नहीं हुआ, इसलिए हमने अंग्रेज़ के बाद कादियानी की ग़ुलामी को चैलेंज करना है, और हम कैसे इसको कर सकते हैं, सबसे पहले जो होल्ड है इनका इदारों के ऊपर उसको ख़त्म करने के लिए कम अज़ कम हमें ये तो मालूम हो कि ये जो DSP है ये एक आशिक रसूल है या एक कादियानी है। ये चलो आशिक रसूल ना भी हो, चलो आम दुनियादार मुसलमान है जिसमें थोड़ी सी रमक इस्लाम से मोहब्बत की भी है, चलो ये तो देखें, या कादियानी है ये जो, और उसके लिए क्या है मेयार, ये जो जर्नैल जो है जिसको गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई से जो है आप बड़े बड़े बंगलों में रहने के लिए उसको पैसे फ्राहम करते हैं, उनके बूट पॉलिश करने के लिए नौकर होते हैं, ये उनके घरों में बुअर्ची होते हैं, उनकी यानी लाइफ, उनका जो लग्जरी लाइफस्टाइल है ये गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई से होता है, और ये गरीब लोग अक्सरियत वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हैं। अब इन वफादारों के, जो नबी के वफादार हैं, इनके खून पसीने की कमाई अगर एक ऐसे जर्नैल के लिए कारामद हो रही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन को, मिर्जा कादियानी को अपना नबी मानता है, या ऐसे सियासतदान इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, ये बराह रास्त कादियानी है या कादियानी प्रो कादियानी है, अगर आप इनको वोट दोगे तो क्या पहले मालूम नहीं था, वो दरगुजर करो, अब मालूम हो रहा है आपको, और अगर मेरी बात गलत है तो आप मुझे साबित करो, सामने मैदान में आओ। तो जनाब, हमने एक ऐसे मंशूर की ज़रूरत है, एक ऐसी, अगर इलेक्शन ही करने हैं तो एक ऐसी पार्टी जो कि ज़ाहिर है नहीं है, एक सोशल मीडिया की हद तक तो है मरज़ई हटाओ तहरीक, लेकिन अमली तौर पे वहाँ कोई नहीं है, तो वहाँ पैदा करें जिसका मंशूर ये हो कि हमने पाकिस्तान को सबसे पहले अंग्रेज़ के बाद कादियानी ग़ुलामी से आज़ाद करवाना है, जिसका मंशूर का पहला हर्फ ये हो। फिर उसमें यह है कि हमारे इदारों के ऊपर जो है मुसलमानों का कंट्रोल नहीं है, हमने इनको मुसलमानों के तसर्रुफ में लाना है, और उस क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक आम प्रैक्टिस है, सदियों यानी अशरों से यही है कि कादियानी जो हैं वो ही मुख्तलिफ जमातों के अंदर जो है उम्मीदवार बन के आते हैं, मुसलमानों का अपने आप को मुसलमान शो करते हैं, और असल में वो कादियानी होते हैं, जद्दी पुश्ती कादियानी होते हैं, जिसका मैंने बड़ा वाज़े तौर पर जो है बेशुमार कादियानी फैमिलियां जो हैं उनको मैंने एक्सपोज भी किया हुआ है और सबूत दिए हुए हैं कि ये कादियानी है। लेकिन जब वो इलेक्शन में मुस्लिम लीग की तरफ से या इमरान खान की पार्टी की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से जब वो एज ए कैंडिडेट आते हैं तो वो अपने आप को अक़लियत की बजाय मुसलमान का नुमाइंदा बनाकर मुसलमान कैंडिडेट के तौर पर आवाम के वोट लेकर कौमी असम्बली में आकर और कादियानियत की खिदमत करते हैं। ये एक लामतनाही सिलसिला है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि वो पार्टी आए और कहे कि हर पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर ये लाजिम है कि वो पहले अपना गैर कादियानी होना साबित करने के लिए शरई तौर पर मिर्ज़ा कादियानी को वाज़े तौर पर ये कहे कि फ़लाँ मैं फ़लाँ इकरार करता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना कादियान, मैं उसको कज़ाब समझता हूँ, उसको जहन्नमी समझता हूँ, और उसको जो कोई नबी या मुजद्दद मानता है उसको भी काफिर समझता हूँ। सिंपल इज दिस यार। इसमें अरबों रुपए की बजट की भी ज़रूरत नहीं है इस काम के लिए।
ओके, सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीका है मॉरली कि हम कादियानियों को जो है रोक सकें मुसलमान की हैसियत से, मुसलमान कैंडिडेट की हैसियत से, क्योंकि हम जान चुके कि जब ये असेंबली में आएंगे कोई ना कोई शिक ऐसी पास करेंगे जिससे कादियानियत को फायदा हो, और फिर नबी के दुश्मन पाकिस्तान की ताकत का सरचश्मा बन जाएंगे, तो फिर मुझे बताया जाए कि दीन के नाम पर रियासत बनने वाली, नबी के नाम पर रियासत पाकिस्तान बनने वाली का ये मुफाद है या ये इसके का नक्स होगा। सवाल है हर कौम के बंदे से। तो जनाब आली, मैं किसी को जो है गलत तासुब की बुनियाद के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी शख्सी दुश्मनी की बुनियाद पर। मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। यार खुदा के लिए इन चीज़ों को समझो। ये बहुत क्रिटिकल टाइम से हम जा रहे हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से अलहदगी पसंदी, मैं पहले कहता था कि जब ये आएंगे तो ये पश्तूनिस्तान और अलहदगी पसंदी लारो बर और ये सारी चीज़ें जो हैं एक ये मुसल्लत करेंगे। लेकिन यहाँ आज भी वो मदर चौध हरामज़ादा और या सारी चीज़ें देखने के बावजूद इतना डीठ है कि वो फिर भी तालिबान को पाकिस्तान का एसेट और इस्लाम का ये वो। और अगेन अगर पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं मुहब्बे वतन लोगों की हुकूमत होती तो वो इस मदर चौथ को तो पकड़ के, तो क्योंकि ये गुमराही पैदा कर रहे हैं ऐसा एलिमेंट, लेकिन इन्होंने आज़ाद कुत्ते की तरह इसको छोड़ा हुआ है। खैर ये तो हमने ये मेथड्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं कि जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंडिडेट भी है वो हर जमात का, उसको लाजम और लाजिम ये स्टेटमेंट देनी होगी, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई करेगा। और अगेन जो भी इवन जो इलेक्शन कमीशन के जितना भी वो लोग हैं उनको भी जब तक यही स्टेटमेंट देनी होगी, तो जनाब फौज के अंदर जो पार्टी या जो इलेक्शन जो ये दस्तूर रखती है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर रूल ऑफ फेथ लगाना है, ओके, वो समझें वो दीन और मोहब्बत रखती है, दीन के लिए वो मोहब्बत रखते हैं, सरजमीन के लिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। और फिर जितने भी ये कादियानियों के जो सोर्सेस हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जितने भी घी मिल, शुगर मिल, आटा मिल, जो भी मिलने होती हैं, ज़राए पैदावार के अल्लाह की कसम 95% दे आर ऑल कादियानीस। और उनकी जितनी भी क्या कहते हैं आमदनी होती है वो जाती है कादियानी जमात के फंडिंग में। आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, इसीलिए वो इतने। फिर हमारी इलेक्शन में भी ही अगर आना पड़े तो ये भी रखें कि हम पाकिस्तान जो है उसके अंदर रियासत के अंदर रियासत नहीं बनने देंगे। कोई ऐसी सिटी नहीं होगी जिसमें सिर्फ वहाबी हो या जिसमें सिर्फ शिया हो या सुन्नी हो या सिर्फ फला 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 या कादियानी हो। तो लिहाजा ऐसी तमाम सिटीज़ को, ऐसे तमाम इलाकों को जो है अंडर द कंट्रोल, वफाक के कंट्रोल में ओपन सिटीज़ बनाया जाएगा। ओके, ये क्या बात है? दुश्मन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कादियानी है और उसको आपने रियासत के अंदर रियासत बनाने की इजाज़त दी हुई है। वहां कोई परिंदा पर नहीं मार सकता मर्जियों की मर्जी के बगैर। क्या ये स्टेटस होता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट का? प्लीज मुझे बताया जाए। सिंपल सी बात यह है कि जो भी पार्टी कामयाब हो के पाकिस्तान के इक़्तिदार की मालिक होगी, वो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वफाक या पाकिस्तान के किसी भी मुफाद की वो तर्जुमान नहीं हो सकती, ना होगी। यही प्रैक्टिस हम देखते चले आए हैं गुज़श्ता बेशुमार सालों से। तो
आज लोगों को क्यों नहीं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे कि ये सो कॉल्ड जमहूरी अमल जो है ये पाकिस्तान के मसले का हल नहीं है। सबसे पहले देखिए, वो मुल्क जो गुलाम हो वो जमहूरियत के फ्रेम में आ ही नहीं सकता। गुलामी जो है वो एक बदतरीन फॉर्म है स्लेवरी की, और जहां स्लेवरी होगी वो मुल्क आज़ाद नहीं होता, वो रियासत आज़ाद नहीं होती। लोग या तो कहें कि हमारा मुल्क जो है कादियानी गुलामी में नहीं है, तो मैं मन और 5 करोड़ दे एक तो लेके आओ जो ये कहे कि हम कादियानियों के अंडर नहीं है, अंडर द कंट्रोल ऑफ कादियानीज। एक लाओ उसको मेरे सामने। इतनी बड़ी हकीकत से आप लोग आंखें बंद कर रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ आके सब ठीक कर देगा, इमरान खान ठीक कर देगा, और ये आपस में एक ही एजेंडे के ऊपर चलने वाले हैं। सिर्फ इनकी जो तजाद है, जो स्ट्रगल है, वो यही है कि मैं इक़्तिदार में आऊं, बाकी जहन्नम में जाए। और हदफ सबका एक है, मंजिल सबकी एक है। पाकिस्तान के अवाम खुदा के लिए इस नुक्ते को आप समझ जाएं, वो ये है कि हमने कादियानियत के मुफादात का कैसे पाकिस्तान के अंदर रखवाली करनी है। खुले कादियानियों के मैंने सारे निशान आपको बता दिए, सारे फैक्ट्स बता दिए, और आज भी आप जो है उन लोगों को ये चौधरी फैमिली का कादियानी होना सब मैंने एक्सपोज किया। आज भी चौधरी जो फैमिली है या ज़िया फैमिली है या इमरान फैमिली है, वो मुसलमान की हैसियत से कैंडिडेट बन के पाकिस्तान के अवाम का वोट लेते हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं। इससे ज्यादा हुक्मरान तबका तो है ही कादियानी नवाज, जो वोटर हैं वो भी कादियानी। इससे ज्यादा वोटर जो है पाकिस्तान के कादियानियत की क्या और खिदमत कर सकते हैं कि वो अपने वोट से उस कादियानी को मुंतखब करते हैं जो उनका हुक्मरान बनता है आके, और हुक्मरान बनने के बाद वो कभी आफिया, क्या नाम है, आसिया सिद्दीकी, सॉरी व्हाट इज हर नेम, वो जो भी थी मलूना, आसिया को जो रिहा कर रहा है, कभी मुसलमानों के वोट लेकर 3-4 बार इक़्तिदार में आने वाला नवाज शरीफ वो कभी फांसी लगा रहा है मुमताज कादरी को, कभी उनको कहा जा रहा है कि ये हमारे भाई हैं, और कभी कहा जा रहा है कि जनाब ये कादियानी जो हैं वो तो मामूली से फ़र्क के साथ जो है मुसलमानों का और इनका है, लिहाजा इनको जो है वो इस्लामी शायर इस्तेमाल करने दिए जाने चाहिए। जो इमरान खान शरीयत का पास नहीं कर रहा, कि भाई उसके मेरे कहने की तो जरूरत ही नहीं थी। इतना बड़ा बात कि इसको एक शख्स ने कहा कि ये कादियानी है और वो खामोश है। अरे मौलवियों तड़ी पैनु कुश्ती दे पुत्रो, तुम क्यों डिमांड नहीं करते? तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि दूसरों के ऊपर भी, कि यार ये शरीयत का तो तकाजा पूरा करो, लेकिन वो मौलवी इसी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग जो खुद को कहते हैं जी हम इस्लाम के लिए पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये चीज़ें देख रहे हैं और बोल नहीं रहे। इस्लाम है क्या चीज़? इस्लाम एक शरीयत का नाम है, जहां शरीयत इस्लाम की लागू होगी वो ही इस्लामी रियासत कहलवाई जाएगी ना। तो ये अजीब बात है कि शरीयत का मैं कहता हूं शरीयत अपनी जगह
لیکن ایک آدمی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے کہ وہ قادیانی ہے، اگر اس میں رتی بھر غیرت دین ہوتی تو وہ بندہ فوراً آ کے قادیانیوں کو کنڈیم کرتا شرعی طور پر ان کو جان. یہ کہنا کہ احمدی جو ہیں وہ مطلب مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ شریعت کا جو ہے نا یہ طریقہ نہیں ہے. شریعت کا جو طریقہ ہے اسی کے دیکھیں، شریعت جو ہے میں بارہا بیان کرتا ہوں کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا جس میں گواہان نہیں ہوتے وہ نکاح ویلڈ نہیں ہے. شریعت یہی کہتی ہے نا. تو آئی ڈونٹ نو، کوئی بھی مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلمہ اپنے دل سے ادا نہ کرے. اوکے، شریعت کا اصول ہے. کوئی آگے کہہ دے میں مسلمان ہوں تو ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے unless کہ وہ تو کیونکہ قادیانیوں کے ساتھ تنازع یہی ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی عقیدے کو رد کر چکے ہوئے ہیں، لہذا مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہر مسلمان پر فرض بنتا ہے کہ وہ جن جن افراد کے اوپر بھی الزام ہے سچا یا جھوٹا کہ وہ قادیانیوں کو کنڈیم وہ کہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا نون قادیانی ہونا شریعت کے مطابق ثابت کریں. مادر چود مولوی کہتے ہیں ہم شریعت کو لگائیں گے، حالانکہ یہ شریعت کا ایک جز کو نہ دعوت اسلامی بولتی ہے، نہ تحریک لبیک بولتے ہیں، نہ کوئی تبلیغی جماعت بولتی ہے، نہ کوئی دوسری مجلس بولتی ہے. خاموش بےغیرت ہیں یہ حرامزادے. تو اس لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ واضح طور پر مرزا قادیانی کو رد کرے شریعت کے مطابق، اور دوسرا کوئی معیار نہیں ہے ہمارے پاس، اور کوئی معیار نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ میں آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے جب تک کہ کذاب کو رد نہ کیا جائے. کیونکہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، دل میں وہ کہتے ہیں کہ جی مرزا قادیانی ہی معاذ اللہ نبی محمد تھے. یا تو مولوی اس بات سے انکار کریں کہ تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، محمد سے وفا تو یہ وہ. اب ایک قادیانی ڈاکٹر اقبال وہ محمد مرزا کو سمجھ رہا ہے، یقیناً اسی کو ہی سمجھ رہا ہے کیونکہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے. ماں چودو وہ کیا نام ہے کہہ رہا ہے کہ یہ قادیانیوں کے اس عقیدے میں بڑی جان ہے کہ حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد علی نے جو مولوی محمد علی قادیانی نے جو کتاب لکھی ہے، لاہوری جماعت کا جو بانی تھا، وہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اس سے اچھی کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، جس کے اندر درجنوں بار لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ ایک کیا تھا، سچا مجدد تھا. ایک کذاب کو مجدد ماننے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کتاب کیسے قابل تعریف ہو سکتی ہے؟ جس نے اپنی اولاد کو کھلے قادیانیوں کو وہ ولی بنایا، جس نے مرنے سے پہلے جو ہے 3 مہینے پہلے مرزے کی دعوت کے اوپر قادیان گیا اور جا کر اس نے وہ مصر کے پہلے قادیانی کا وہاں استقبال کیا، اس کی تعریف کی. مچدو اس جس اللہ کی مرضی دیکھو، اللہ کی حکمت دیکھو. اللہ تو دکھا رہا ہے کہ اقبال کو لاہد میں بھی پلید مرزیوں نے اتارا ہے. تم ماں چود مولوی دو رکھتی گانڈو حرام زادو اتنی بڑی خیانت کر رہے ہو کہ ایک کٹر قادیانی کو عاشق رسول کہہ رہے ہو. تم پر جہنم واجب ہے ماں چود حرام زادو. تو بہرحال پھر وہی بات ہے کہ جناب اس کا مستقبل کیا ہے؟
अगर यही शोबदेबाजी करनी है कि इमरान को सिलेक्ट करो, नवाज शरीफ को सिलेक्ट करो और सिस्टम वही रहे कि क्योंकि ये तो नुमाइंदे हैं कादियानियों के, तो भाइयों ये निज़ाम जब तक कादियानियों के हाथ में है, हम ग़ुलाम हैं। कोई भी ग़ुलाम रियासत वहाँ ना जमहूरियत पनप सकती है और ना ही वहाँ कोई तरक्की हो सकती है। हाँ, जो ऑक्युपाई जिन्होंने किया हुआ है उनकी सारे वसाइल उनके पास हैं, उनकी जो है जेबें गर्म होंगी, उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। जैसे ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने 200 साल हुकूमत की, अंग्रेज़ों ने सारा कुछ बेनिफिट वो लेते थे, वो चले गए। अब कादियानी सारा बेनिफिट ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। यार मैं साबित कर चुका, ये नहीं कि मैंने सिर्फ दावे किए हैं, साबित किया है कि ये वो है जो बयान कर रहे हैं कि हमने लफाफा कल्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर डाल दिया या लेके आए पाकिस्तान की सियासत की कल्चर के ऊपर, हाँ, जिसको आज आप कह रहे हैं कि एक नासूर है मुआशरे में। हाँ है, करने वाले कौन है? मौचोदो हरामजादो। मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। तो इसलिए जो लोग अपने कादियानियों से 10,000 मुसलमानों की शहादत की मुकदमा जो है, जिसके वकील और क्या जजेस जो हैं वो कादियानी हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि वो कादियानी हैं, मैंने साबित किया है कादियानियों की लिटरेचर से, कादियानियों की स्पीचेस से। फिर भी लोग अगर इसके ऊपर कोई मौलवी माचोद उठ के ये नहीं कह रहा, कोई सियासतदान जो दीन से मोहब्बत करता है, जो 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 शोहदा ख़त्म नबूवत से मोहब्बत करने वाला है, वो ये नहीं कह रहा कि हम इन 2 कादियानियों की इंक्वायरी को जो है वो मानते नहीं हैं, ये गलत है, ये झूठ का पलंदा है। और है, खुदा की कसम है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो यानी कोई हक की आवाज़ निकाल नहीं रहा, और आप कह रहे हो कि जी हम 5 साल के अंदर चांद पे चले जाएंगे। पैट चोट कितने चले गए हो? हम कह रहे हैं कि जी वो इमाम मेहदी आ गए हैं, बस अब तालिबान के साथ मिल के हम जा रहे हैं जिहाद करने के लिए यरूशलेम में और इधर। पैट चोदो अपना मुल्क तो आज़ाद करवा नहीं सकते तुसी। कादियानी तसल्लुत तो कौन सी फौज के बारे में कहा जा रहा है कि ये ग़ज़वा हिंद करेगी? वो जिसकी कमांड कादियानियों के हाथ में है। वो सुना ये है कि एक गलत आदमी, एक मुनाफिक अगर किसी लश्कर में शामिल हो तो वो लश्कर ख्वाह कितने भी अब्दाल के ऊपर मुश्तमिल हो और कितने भी वली अल्लाह के ऊपर मुश्तमिल हो, उनको शिकस्त हो जाती है। और यहाँ तो A to Z माचो तो सारे जो वो बड़े बड़े हैं वो कादियानी हैं या ख्वारिज हैं। ये हालत है कौम की, मरीज है, ज़हनी मरीज है। और इसीलिए ये वो औरिया मकबूल जान को पसंद करते हैं कि वो भी मुनाफिक और ये भी मुनाफिक है। मुनाफिक का साथ देगा। तो मैं तो बता रहा हूं जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स में अगर एक भी यार को मैं हैरान हूं कि साबित शुदा है कि ये औरिया मकबूल जान जो है ये कादियान गया था, कादियानियों के दावत के ऊपर, उनकी मंजूरी के ऊपर, क्योंकि आप अगर कादियान हिंदुस्तान अमृतसर का वीज़ा लेके गए हैं तो वो अमृतसर में ही रह सकते हैं, कादियान नहीं जा सकते। कादियान जाने के लिए आपको कादियान के वीज़ा परमिट वो जो भी इसको कहते हैं वो ज़रूरत होती है, और ये वहाँ गया है। इट मीन कि कानूनी तौर पर इसको हिंदुस्तान ने, इसने जब अप्लाई किया था वीज़ा लेने के लिए, तो इसने कादियान का भी कहा था और ये वहाँ गया है कादियान, और फिर कादियानियों ने इसको अंदर एज ए चीफ गेस्ट रखा। वहाँ पर कादियानी खुद कह रहे हैं, रावल टीवी खुद कह रहा है कि जनाब
یہ وہاں گیا تھا تو اس نے ہماری عبادت گاہ میں چندہ بھی دیا تھا اور ہمارے امام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا، اور مولوی ماچود اس کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مرزا کی قبر پہ فاتحہ کرنے گیا تھا یا حاضری دینے گیا تھا. کسی مولوی نے نہیں اس کو کہا کہ ماچود تمہیں جا کے وہاں تھوکنا چاہیے تھا، تو کیسے ایک قذاب کی قبر پہ چلا گیا. لیکن عاشق رسول وہی ہے پاکستان میں، یہ ان مولویوں نے بنایا ہوا ہے. خیر یہاں پھر مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم نے کیا آئندہ کیا کرنا ہے. آئندہ کا حل یہی ہے کہ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے پاکستان کو پہلے ایک آزاد ریاست بنایا جائے، آزاد مسلم ریاست بنایا جائے. اس وقت مقبوضہ ریاست ہے، یہ مقبوضہ ریاست ہے. یہی لوگ جو ہیں بلوچ، یہی کلٹ پاکستان، انہوں نے جناب فرام دا ویری بگننگ وہ جو ان کا ہم مذہب تھا پرنس خان کا، جو پرنس وہ خان کلات کا چھوٹا بھائی، کیونکہ یہ قادیانی فیملی تھی اور وہ بڑا لائل قسم کا قادیانی تھا، پرنس احمد یار آئی تھنک. تو انہوں نے کوئی قادیانی جو ہے، قادیانی جماعت کی مرضی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا. اوکے، یہ بالکل سچ ہے، یہی فائنڈنگ ہے میری سچی ڈیپ اور صحیح عمیق تحقیق کی، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا میرے بھائیوں. تو اس لیے اگین انہوں نے ہی علیحدگی پسندگی کے تحریکوں کو سپورٹ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. اور آپ کو شرم آنی چاہیے اس قوم میں. وہ جی ایم سید قادیانی تھا، میں مانتا ہوں قادیانی تھا، اس نے کہا کہ جی میں سندھو دیش بناؤں گا، آپ نے کہا غدار ہے. وہ غفار خان، اس نے کہا میں پشتونستان بناؤں گا، وہ بھی قادیانی لنکڈ فیملی ہے، نو ڈاؤٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ براہ راست قادیانی امکانی طور پر ہوں گے، تو وہ بھی قادیانیوں سے ویری ویل کنیکٹڈ فیملی ہے. جب اس نے کہا کہ میں پشتونستان بناؤں گا، آپ نے اس کو غدار کہا. الطاف حسین نے کہا کہ میں کراچی میں اس ریاست بناؤں گا، آپ نے اس کو غدار کہا. اور سب سے پہلے جو دعویٰ کیا کہ بلوچستان کو میں قادیانی ریاست بناؤں گا، اس کو غدار کسی نے نہیں کہا. اس سے زیادہ اور وہ مرزا محمود احمد. بولے کوئی جرنلسٹ، بولے کوئی مولوی کہ میں نے غلط بات کہی ہے. خیر یہ معیار جہاں ہوگا وہاں، اور وہ یہ جو ہے نا ان کی قادیانیوں کی پاکستان میں دونوں سکے ان کے ہیں، پٹھ بھی ہے نا جی، سدھ بھی ہے نا جی. تو چھوڑ دو، آپ کون سی باتیں کر رہے ہو. الیکشن میں یہ ہو جائے گا جی، ہمارے وہاں جنرل صاحب نے یہ کر دیا جی، عمران خان یہ کر دے گا. یہ سارے اور سارے ڈکوسلے ہیں پینچو. دو ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. اس کے اوپر صرف ایک آواز ہے، وہ آغا وسیم کی. مجھے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے اپنی سرزمین سے، نہ صرف سرزمین سے بلکہ پوری امت اسلامیہ سے محبت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 300-400 سالوں سے اس امت پر بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں. اب اس کی وجہ یہ ہے اویئرنیس نہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دوست اور دشمن کا نہیں پتہ. اب آہستہ آہستہ اس نئی جنریشن میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کم از کم آپ اپنے دوست اور دشمن کو تو پہچانو. تو جناب ہر الیکشن کے کینڈیڈیٹ اگر کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا، وہ ناموس سے ناموس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دشمن ہے، ختم نبوت کا منکر ہے. کیونکہ یہ ڈیمانڈ وقت کی ضرورت ہے. وقت کی ضرورت اس لیے ہے کہ قادیانی جو بائی برتھ قادیانی ہیں، جو بڑے لائل قادیانی ہیں، وہ دھوکہ دہی دیتے ہیں. وہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں مسلمانوں کا ووٹ لے کر، اور اس چیز کو روکنا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب تک شرعی طور پہ تسلی نہ ہو کہ یہ واقعی مسلمان کینڈیڈیٹ ہے یا مرزائی ہے، تو اس کے لیے
ये जो डिमांड नहीं करता वो इस्लाम का भी गद्दार है, ख़त्म नबूवत का भी गद्दार है, और इस सरजमीन का भी गद्दार है। तो ये हमने ये डिमांड रखनी है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियासत में के इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर रूल ऑफ फेथ लगाना ही लगाना है। हमें जाहिर हो जाएगा, बाकी बातन का काम अल्लाह जाने, अल्लाह की ज़ात जाने। हमारा फर्ज पूरा होता है, क्योंकि ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, उसकी वजह यह है जो आगा वसीम कह रहा है, जिसके पूरे सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म से लेके एक थाने का, क्या कहते हैं, डीएसपी, नो क्या बोलते हैं, जो भी है, एक थाने का जो एसएचओ, वो कादियानियों की मर्जी से नहीं लगता, और वो कादियानी होते हैं जिनको लगाया जाता है। ये फैक्ट है, कोई इनकार कर सकता है इससे? हाय, अगर किसी में इतनी हिम्मत है तो। ये अगेन फिर रिपीट करता हूं, इसकी जरूरत इसलिए है कि जब ये पाकिस्तान के इदारों के मालिक बन जाते हैं तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते, लोगों की खिदमत नहीं करते, ये सिर्फ अपनी जमात की करते हैं। माचो तो ठेके ये देते हैं कादियानी जमात के लोगों को। ओके, हर चीज में एक छोटी सी, अब पाकिस्तान में जो है सारे वो क्रिकेट के जो 50s में जो बनाने शुरू हुए थे, क्या स्टेडियम, उसका ठेका या मीनारे पाकिस्तान का ठेका, वो भी कादियानी को दिया गया। लोग नहीं जानते तो मैं क्या करूं, मैं तो जानता हूं, और ये मैं चीजें बता रहा हूं। क्या नाम था उसका, खालिक, आई नो दैट पर्सन, मियां अब्दुल खालिक वाज कादियानी, और कादियानी होने की वजह से उसको ये सारे ठेके मिले थे। और ये इसी तरह से करते हैं हर इदारे में। जब ये जाते हैं हुकूमती वसाइल के पहला जो वो पिक करते हैं बंदा के कौन इस्तेफादा करे, उसके लिए जरूरी है कि आप कादियानी हो। खा आप रेलवे का ठेका लो, या आप एयरपोर्ट पीआईए के इदारे के मालिक या अफसर बन रहे हो, या नेवी के, या ये हर इदारे के, या किसी बैंक के, ये वो जरूरत है कि आप कादियानी हो, तभी आपको। पाकिस्तान के यो क्या बोलते हैं, स्टेट बैंक के सारे गवर्नर कादियानी। यार आप कैसी बातें कर रहे हो माचो तो, या मेरी बात को जुटलाने की कोशिश करके दिखाओ। ये है हुब्बुल वतनी, ये है दीन से मोहब्बत, कि दुश्मन की तो निशानदेही करो। जितना मेरा कुछ मेरे बस में है वो तो मैं बयान कर रहा हूं। ओके, और खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ता हूं लोगों, मेरी बात की, मेरी आवाज का साथ दो, और ये हक बात बता रहा हूं। बायकाट कर दो इन जमातों का, जो वो जब तक ये मंशूर नहीं रखते, जब तक ये एजेंडा नहीं रखते कि हमने सबसे पहले पाकिस्तान को कादियानी तसल्लुत से आज़ाद करवाना है। और उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि कोई शब खून मारो, ये करो, वो करो, और मैं तो ये कह रहा हूं कि जनाब आप कानून के दायरे में रहते हुए इतनी पावरफुल तहरीक बन सकते हो कि तशद्दुद की तो ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। यानी इसमें क्या हर्ज है कि पाकिस्तान में ये कानून बनाया जाए कि हर कैंडिडेट जो है उसको अपना मुसलमान होना जाहिर करने के लिए मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजना ज़रूरी होगा। जो नहीं करेगा उसको एज ए मुसलमान नहीं बल्कि अक़लियत के नुमाइंदे के तौर पर जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है, नॉट एज ए मुस्लिम। हर चीज़ का असूल होता है यार। आपने अगर किसी मुल्क के अंदर जाना है तो आपके पास जब तक वीज़ा नहीं है वो आपको अलाउ नहीं करते। यहाँ वीज़े से बड़ी बात ईमान की है। तो भाई हमारे साथ क्योंकि चीट हो रहा है, होता आ रहा है, जितने भी पीपल्स, वो मुमताज़ दौलताना, वो जनाब नाज़मुद्दीन, और ये क्या कहते हैं, डिफरेंट मलक गुलाम, और ये सब के सब उनसे शुरू होके आज काकड़ तक ये सारे मरज़ई हैं। टोटल मरज़ई डोमिनेशन है यार। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ देम? गले काटो नहीं,
उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में आके पहले इनको कमजोर करो, क्योंकि इनकी ताकत का राज ये है कि ये इदारों के मालिक हैं, जिन इदारों की स्लेवरी में हम गुज़श्ता 75 साल से रह रहे हैं। अगर आप नहीं मानते ना माने, लेकिन मेरा तो फर्ज है एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, जो सच्चाई है। और यार फिर मैं बताता हूँ, आओ अवाम में जो मेरी बात सुनते हैं, वो जो लोग शो करते हैं, टॉक शो करते हैं, वो बहुत बहुत लंबे पैसे भी लेते हैं इन चीज़ों के और गुमराही पैदा करते हैं। आप उनको कहें यार, ये भी तो बंदा कोई कह रहा है ना, इसकी आवाज बंद करो। आए तो सही कोई माचोत मेरे सामने, काट के रख दूंगा। काट इन दिस सेंस के मतलब उनकी जो बात है उसको काट दूंगा, गलत साबित कर दूंगा, इस सेंस में मैं कह रहा हूं। तो भाइयों, यही चीजें हैं। हम लोगों ने अगर नहीं समझना तो ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा। नवाज शरीफ आ जाएगा दोबारा या इमरान खान आ जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कादियानी मुफाद के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि हमने अगर पावर में रहना है, अपनी करप्शन को जारी रखना है, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम कादियानियों के मंसूबे पे काम करते जाएं। तो ये मुल्क हमारा चारों तरफ से ख़तरात में गिरा हुआ है, और हम लोग अब ये इमरान खान एक यानी फोकस एक चीज़ पे कर दिया गया हुआ है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होगा या नवाज शरीफ होगा या जरदारी होगा। ये आ भी गए, ये आते भी रहे हैं पावर में। यार इन्होंने क्या वेलफेयर किया है, क्या कादियानी, क्या मुल्क को, पाकिस्तान को कादियानी गुलामी से इन्होंने निकालने की कोशिश की है? हरगिज नहीं, खुदा की कसम नहीं, और आइंदा भी नहीं करेंगे। एक शख्स ने पाकिस्तान को कादियानी आज़ादी से गुलामी की गुलामी से कोशिश की थी, उसको उन्होंने फांसी लगा दी। तो शर्म की बात यह है, शर्म की बात यह है कि पूरी कौम जो खुद को मुसलमान कहलाती है, और जब एक शख्स जिसने इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोशिश की, जिसने पाकिस्तान को कादियानी फ्री स्टेट बनाने की कोशिश की, तो उसको सारी कौम के सामने कादियानी चंद जर्नैलों ने आके फांसी लगा दी और कोई नहीं बोला। जिनमें जज्बा था, जिनमें कुछ था, उन्होंने तो कोशिश की, लेकिन क्या किया जा सकता है। ऐसी कौमों का अंजाम फिर अच्छा नहीं होता। ऐसी कौमों के अंदर फिर लोगों को सर्वाइवल के लिए अपने ऑर्गन बेचने पड़ते हैं, अपनी इज्जतों को सड़कों पे लाना पड़ता है। जो माल रोड के इर्द गिर्द खड़े होके तो वो बुरका नशीन होके तो किसी भी गाड़ी में बैठ जाती हैं। ये हालत, ये कबूल कर लिया हुआ है। लेकिन आज़ादी के लिए, गैरत इस्लामी के लिए, अपने सरजमीन की हिफाजत के लिए इस सिस्टम को, इस कादियानी तसल्लुत को हम चैलेंज नहीं कर रहे। और फिर उम्मीद लगा रही है कि कोई कादियानी नवाज शरीफ आके हमें निजात दे देगा, कोई बराह रास्त कादियानी इमरान खान आके हमें कादियानी तसल्लुत से आज़ाद कर देगा, या कोई जरदारी मादरचौथ जो है वो आके हमें, वो भी कादियानी है हरामजादा, जिसने अपनी बेटी कादियानियों को दे दी है। दल्ला कंजरी ने पुत्र जो कादियानी नहीं है तो स्टेटमेंट दे, माचो तेरी मैं मानो। तो बाकी ये हालत है। तो यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मरकज़ क्या है? मरकज़ ये है, पहली जो हमारी तरजीह है कि पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत बनाए। अल्लाह की कसम है, मैं किसी तासुब के बगैर, किसी हसद के बगैर, किसी बुग़्ज़ के बगैर, किसी गैर हकीकी बात के बगैर मैं ये सच बयान कर रहा हूँ कि खुदा की कसम पाकिस्तान एक कादियानी तसल्लुत रियासत है। ये जितने बड़े जजेस और ये बारहा बयान कर चुका हूं। तो कोई आए ना, ये नया जज जो बना है, कहे ना कि मैं मिर्जे के ऊपर लानत भेजता हूं, ये कभी भी नहीं कहेगा। हालांकि ये कहने से
حالانکہ یہ کہنے سے اس کو ثواب ملے گا. جو لوگ اپنے قبر کہ ہماری قبر کشادہ ہو جائے اور ہمیں قبر کا عذاب نہ ملے، اس نعمت، وہ نعمت ہے کہ آپ قادیانیوں کو، مرزا قادیانی قذاب کو جہنمی بولیں. یہ اللہ کی قسم ایک بلیسنگ ہے کہ جب آپ یہ اپنے منہ سے کریں گے آپ کی قبریں کشادہ ہوں گی. تو یہ نہیں کہیں گے، یہ جرنیل نہیں کہیں گے، یہ سیاستدان نہیں کہیں گے، کبھی بھی نہیں کہیں گے. شیطانیت اور دنیا ان کے اوپر اتنی حاوی ہے کہ بڑے بڑے سکولر اسلامک سو کولڈ، وہ ماں چود حرام زادے جو ہیں قادیانیوں کو ریاست مدینہ بنانے والا کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی ماں چود مولوی حقیقی ہے جس کی ماں کے اوپر اس کا باپ آیا تھا اور وہ پیدا ہوا، تو پہلے عمران خان کو مسلمان ثابت کریں. لیکن یہ حرامی ہے، یہ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے یہ معیار ہے، یہی ایک ہمارا جدوجہد کا مرکز ہے کہ پہلے پاکستان کو آزاد کروایا جائے. جب پاکستان آزاد ہوگا پھر یہاں کوئی جمہوریت آ سکتی ہے، پھر یہاں کوئی اسلامی نظام آ سکتا ہے، پھر یہاں کوئی ریفارم ہو سکتی ہیں. ماں چودو غلام ملک کبھی وہاں ترقی نہیں ہوتی، اور یہ تاریخ کا ایک نتیجہ ہے، پوری ہسٹری آف مین کائنڈ کا ایک نتیجہ ہے. جو غلام ریاستیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پسماند رہتی ہیں، پسماندہ. اور ضرورت ہے یہ قومی شاعر بنائے جائے کہ ہم نے 1973 کا جو حلف کا جو متن ہے اس کو بحال کرنا ہے. ہم نے رول آف فیتھ ہر ادارے میں لگانا ہے، کیونکہ ہم ڈسے ہوئے ہیں قادیانی مافیا کے. اس سے بچاؤ کے لیے یہ یار، جب وہ ڈینگی وائرس چلتا ہے تو اس کی کوئی ہے نا دوائی. سر درد ہوتی ہے تو ایسپرو یا پینوڈیل یا جو بھی کہتے ہو، وہ پیراسسٹمول وغیرہ وہ استعمال کی جاتی ہے. اور جب آپ غلام ہیں قادیانیت کے تو پھر آپ کو آزادی کے لیے جو ہے وہی کچھ کرنا ہے جس سے آزادی حاصل ہو سکے. اور آزادی حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ جو آغا وسیم بتا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو جناب ہم نے مکمل طور پہ نئے صفر سے شروع کرنا ہے، اور صفر کی بنیاد یہ ہے کہ پہلے ملک کو، ریاست کو آزاد کروائیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہاں ریفارم ہو سکتی ہیں. ادروائز سارا کچھ قادیانیوں کے پاس ہے. ماں چودو آپ کے کس ایٹم کا جو بمب ہے اس کے بٹن بھی قادیانیوں کے پاس ہیں. تو یہ کبھی پاکستان کے دفاع میں چلائیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ کبھی اسلام، نام اس کا اسلامک ایٹم بم ہے کیونکہ اس میں اسلامی کنٹریز کا کنٹریبیوشن ہے، بالکل ہے. وہ کیا نام ہے اس کا، قذافی کا اس میں ہے کنٹریبیوشن. اس کی فنانشل سپورٹ پر جو مڈ 70s میں شروع ہوئی تھی، اگر اس وقت نہ ہوئی ہوتی تو پاکستان was never able to develop any nuclear weapon. یہ فیکٹ ہے. اوکے، تو نام اسلامی بمب ہے اور کنٹرول غیر اسلامی جو ہیں وہ ماچود قادیانیوں کے پاس ہیں. شیم. تو اس لیے بے شمار چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیوں. میں لمبی یار باتیں تو بہت کر سکتا ہوں، 2-3 گھنٹے تو اس موضوع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ ان نکات کے اوپر بارہا قوم کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت قادیانی منصوبہ بندی یہی ہے کہ یہاں علیحدگی پسندی کی تحریکیں زیادہ سے زیادہ زور پکڑیں. جیسے بلوچستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ قادیانیوں کے بینیفٹ میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بلوچستان کے کرتا درتا ہیں نوابین، اکثریت قادیانی ہیں.
اور جس کا میں ثبوت بھی فراہم کر چکا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے بات کی ہے یہ کوئی. تو یہ بالکل یار اس سے بڑی مثال آپ کے سامنے کیا ہو سکتی ہے کہ جو قادیانی جیسے نجم سیٹھی اینڈ فیو ادرز جن کے کچھ نام ظاہر ہو چکے کہ انہوں نے جو ہے 1973 میں بلوچیوں کی طرف سے ہتھیار اٹھا کے اور ٹیررزم شروع کیا تھا. وائی؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بلوچستان آزاد ہو گیا تو اس میں قادیانی ریاست بن جائے گی. اینڈ دا سیم ہیپننگ ٹو خیبر پختونخوا. کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی آج تک معلوم نہیں کہ کتنے لوگ ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں قادیانی ہیں. یہ تو میں نے آ کے تو چیزوں کو بتانا شروع کیا ہے, یہ میں نے آ کے واضح کیا ہے اور بتایا ہے ان دا ہسٹری آف افغانستان فار دا فرسٹ ٹائم کہ کتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے قادیانیوں کا وہاں. یہ میرا تحقیق ہے کہ اکثر خلقی جو ہیں جن کا تعلق گردیز, خوست, پکتیا ان ایریا سے تھا یا ہے, جو فوج میں بہت زیادہ افغانستان کی فوج میں جاتے رہے ہیں, یہ بھی قادیانی تھے. یہ بد نصیبی ہے کہ افغان مورخین جو ہیں وہ میرے اس درست تجزیے کو عوام میں نہیں پھیلا رہے. یہ بہت بڑی سروس ہے افغانستان کی میں نے جو کی ہے اور کر رہا ہوں, کیونکہ میں افغانستان کو پارٹ آف امت سمجھتا ہوں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون پنجابی ہے, کون بلوچ ہے, کون سندھی ہے, کون پٹھان ہے. نو, اگر مسلمان ہو تو تم نہ بلوچ ہو نہ کچھ ہو, ایک امت کا حصہ ہو. اور جو کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ بہنچود ہیں, وہ غدار ہیں, وہ نبی کے دشمن ہیں, کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ آپ ایک امت ہیں. تو باقی یہ فیکٹس ہیں. سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم پاکستان کو کس طریقے سے جو ہے اس کے مستقبل کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور یہ مستقبل کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں, تھوڑی سی بتائی ہیں لیکن بنیاد بتائی ہے کہ آپ ریئلائز کریں کہ کوئی الیکشن, کوئی ایسی چیز جو ہے وہ not going to bring any good for the people of Pakistan for sure. اوکے, سفرنگ اور ہوئے گی غریب لوگوں کی, اور قادیانی ہولڈ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوگا. ڈزنٹ میٹر کوئی پارٹی جیتے, عمران آئے, وہ فلانا آئے, فلانا آئے, ایجنڈا ان کی منظر سب کی ایک ہی ہے. اور ماں چودو تم ان کے لیے جو ہے کر رہے ہو, تم ان کے لیے ووٹ دیتے ہو, تم ان کے لیے سڑکوں پہ آتے ہو, تم ان کے لیے مظاہرے کرتے ہو. جو مادر چود یہ تک نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ سچا یا جھوٹا بھی الزام لگے تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ماں چود کہ جو اس الزام پہ خاموش ہو جائے. آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. تو جد و جہد کرنی ہے, آغا وسیم کے بتائے راستے کو اپنی مشعل راہ بناؤ, اور پھر دیکھو اللہ اور نبی کی ذات بھی آپ پہ خوش ہوگی. اور یہ ریت کی دیواریں ہیں, گر جائیں گی انشاءاللہ تعالی, لیکن آپ اٹھو تو صحیح. اور میری بات کا تو سب یار, اگر آپ یا تو میری بات کو غلط ثابت کرو جو تم کر نہیں سکتے, کیونکہ میں حق بیانی کر رہا ہوں. تو پاکستانی ہونے کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے, یہ سب سے ضروری جو فارمولا میں بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے آگے آ سکتے ہیں. الیکشنز کے بعد مجھے کوئی گارنٹی سے بتا دے کہ پاکستان کے اندر جو ہے قادیانی ہولڈ ختم ہو جائے گا, بتا دو. گرینڈ ہاؤس آف قادیان جو ہے GHQ, وہاں مسلمانوں کا ہولڈ ہو جائے گا, بتاؤ مجھے. جو عدلیہ ہے وہاں مسلمان ججز ہوئیں گے, جو بیوروکریسی ہے وہاں مسلمان آ جائیں گے, ان کو ریپلیس کر لیں گے قادیانیوں کو, بتاؤ. ناٹ پاسبل. میں نے جو بیان کرنا ہے اس کو مختصر سا بیان کیا ہے.
बुनियाद को आप समझ लें कि हम आज़ाद किश्वर नहीं हैं, हम ऑक्यूपाइड हैं। हमारा A to Z जितने भी इदारे हैं, अस्करी और मिलिट्री के या दूसरे, ये सब के सब कादियानियों के मुफाद के लिए काम करते हैं। इस मुल्क की तरक्की का एक ही राज है, इसकी खुशहाली और मजबूती का एक ही राज है कि जब तक आप कादियानी तसल्लुत से आज़ाद नहीं होंगे। देखिए, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि कादियानियों के सबसे बड़ा अल्लाई जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, जिसका कंट्रोल दुनिया के अंदर है, जो बहुत पावरफुल हैं, जिनको आप कभी इल्यूमिनाटीज भी कहते हैं, कभी फ्री मेसन्स भी कहते हैं, कभी ज़ायनिस्ट भी कहते हैं। ये उनके इत्तेहादी हैं और ये कुव्वतें जो हैं ये शैतान की तर्जमान है। और अगर आप कलमा गो हैं और रहमान के फॉलोवर हैं, रहमान से मोहब्बत करने वाले हैं, तो रहमान की खातर जो है इन कुव्वतों को चैलेंज करें। इन कुव्वतों की एक ब्रांच पाकिस्तान के अंदर जो है, अगर जो और भी है लेकिन बार तौर सबसे ये वो मरज़ई हैं। तो इनके खिलाफ उठना होगा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, और कोई रास्ता नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। अपनी नई नस्लों की खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए अगर कुछ करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े नक्स को ख़त्म करें, वरना इसके अलावा और